1 मिनट लगेगा मतलब। हाँ आराम से चलो। सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक बार माइक टेस्टिंग कर ले, ठीक है? सब बोलेंगे तेजी से गुड इवनिंग। अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो होते हैं ना, वो मार्केटिंग वाले आ जाते हैं दवाई बेचने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि आज हो चुके हैं हमारे 5 इयर्स, 26 जनवरी को कंप्लीट हो जाएंगे, तो सबके लिए क्लैप। एक साल में 9 सेगमेंट होते हैं तकरीबन, अप्रैल का मई में और पूरा होते होते जनवरी में। उसमें स्टूडेंट ऑफ द मंथ बनते हैं, कई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनते हैं, कई नहीं एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल से साक्षी दीदी थी, साक्षी रावत। सेकेंड ईयर में जतिन, थर्ड ईयर में अक्षत था, अक्षत। फोर्थ ईयर में मुकुल, और फिफ्थ ईयर में आज पता चलेगा, ठीक है? वैसे कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा। चलो आज हमारे बीच में एक हमारे ज़बरदस्त स्पीकर है। स्पीकर के हमारे भैया हैं, ठीक है? सम्राट भैया, आप पहले तो आप आ जाइए, वेलकम। आराम से सम्राट भैया इसको नीचे कर दिया। तो पहले तो सब क्लैप करेंगे, ठीक है? अब मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, भैया जितने पोलाइट है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने संजय भैया से मिले होंगे, कितने लोग संजय भैया से मिले हैं? ठीक है, संतोष भैया से ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग मिले हुए हैं, है ना? ये वही टीम है, हिमांशु सर और सर का नाम क्या? रवि सर के लिए भी एक बार क्लैप। तो ये वही टीम है, एक जर्नी थी जो सब लोगों ने एक साथ स्टार्ट करी, ठीक है? और अब जो सफलता होती है वो लोगों को लगती है कि आखिरी दिन मिली है, लेकिन सफलता असल में वो सक्सेस की जो जर्नी होती है उसमें छुपी रहती है। तो आप लोगों का बहुत बड़ा गुड लक है, आज भैया खुद प्रेजेंट है। भैया ने अभी रिसेंटली 22 का जो एग्जाम था MPPSC का राइट किया, सक्सेसफुल उसमें अटेम्प्ट में क्लियर रहे, और अब जो भी आगे की जर्नी है भैया ही बताएंगे। तो क्लैप करते हैं, थैंक यू भैया। सबसे पहले तो हिमांशु को और शिवांग को दोनों को बहुत बहुत बधाई, आपके 5 साल पूरे होने वाले हैं। देखिए, शिक्षा का केवल उद्देश्य इतना भर नहीं होता कि हम और आप क्लास पास कर रहे हैं, 8th 10th 12th या फिर BA या फिर कोई भी ग्रेजुएशन, है ना? शिक्षा का बेसिक अर्थ ये है कि आप अपने व्यक्तित्व में कितना बदलाव ला रहे हैं। तो इसी दिशा में इनका जो करियर पाथ अकेडमी है बहुत शानदार काम कर रहा है। तो इन दोनों भाइयों को बधाई, और इनके लिए प्लीज़ क्लैप करिए आप लोग। मेरे अनुभव से जो आप आज सीखेंगे, देखिए अभी तो आप लोग सब मेरे ख्याल से 10th या उससे कम ही है ना? अभी इसके बाद आगे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद आपको करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप क्या क्या करेंगे जीवन में। मैं आपको आप जो गलती यहाँ से करने वाले हैं, कर सकते हैं या की होगी, वो मैं सारी गलतियाँ कर चुका हूँ। मैं वो सारा स्ट्रगल कर चुका हूँ जो आप सोच सकते हैं या समझ सकते हैं, और उसके बाद कहीं जाके आज इस स्थिति में हूँ कि 2022 का MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर किया। मेरे अनुभव से केवल 3 चीज़ें आप जानिए। सबसे पहला, झूठ मत बोलिए। झूठ के बाद दूसरा, कभी घमंड मत कीजिए, और तीसरा, हमेशा सीखते रहिए। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही पहला MPPSC का इंटरव्यू कॉल था। जिन लोगों को पता है उन्हें पता है कि केवल 3 ही ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके लिए एज 20 होती है, उसके अलावा सभी पोस्ट के लिए एज होती है 21 साल। तो अगर मैं उस साल सेलेक्ट हो गया होता, अपने ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में सिलेक्ट हो गया होता, तो मैं देश का सबसे कम उम्र में सिविल सर्वेंट होने वाला व्यक्ति होता। लेकिन मैं वहाँ फेल रहा। उसके बाद का लगातार मेरा 8 साल का संघर्ष रहा, लगातार कभी प्री फेल, कभी मेंस फेल, कभी इंटरव्यू फेल। इस फेल होने के दौरान मैंने एक चीज़ सीखी कि जो मैं पहले दिन व्यक्ति था, जब मैं पहले इंटरव्यू दे रहा था, हिमांशु यहाँ पे है, रवि यहाँ पे, ये लोग जानते हैं कि एक अलग ही घमंड से भरा व्यक्ति जो किसी को कायदे से इंसान भी नहीं समझता। उसके बाद जब मैं फेल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि इंसान होने के लिए जो बेसिक्स हैं वो आपके मार्कशीट में नंबर नहीं है, वो है आपने शिक्षा को कितना बेहतर समझा, कितना बेहतर आप प्रकृति को, समाज को
और अपनी किताबों को समझ पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब मैं फेल होना शुरू हुआ उसके बाद मैंने झूठ बोलना शुरू किया। जब मैं पहला इंटरव्यू फेल हुआ उसके बाद मैंने झूठ बोला लग सभी से कि मैं अगला इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, जबकि मैं वो भी फेल था। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको पता नहीं चलता कब आप दूसरे से झूठ बोलते बोलते आप अपने व्यक्तित्व से खुद से ही झूठ बोलने लगे हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा सबक जो मेरे संघर्ष से है, जो आप लोग सीख सकते हैं, ना खुद से झूठ बोलिए ना दूसरे से झूठ बोलिए, क्योंकि एक बार अगर आप झूठ के एक भंवर जाल में फंसे तो आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे, या कई बार तो वो भी आपके 10 से 12 साल भी नहीं, पूरा जीवन लग जाता है। तो खुद से आज ये वक्त प्रॉमिस करिए कि कभी भी ना खुद को झूठ बोलना है, दूसरे को झूठ बोलना है। झूठ एक जाल होता है, आप एक झूठ को कवर करने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलेंगे, दूसरे झूठ को कवर करने के लिए तीसरा झूठ बोलेंगे। तो ये पूरी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको पता नहीं चलेगा कब आपका पूरा जीवन चलेगा, कब आपकी जो महत्वपूर्ण उम्र थी वो आपकी ख़त्म हो गई। तो पहला, झूठ मत बोलिए। और दूसरा, हमेशा सीखते रहिए। देखिए, जिस समय आप सीखना बंद कर देते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर आए, आपको लगता है कि अब आप बहुत आगे पहुँच गए हैं, आपको लगता है कि अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो दूसरा जीवन का सबसे बड़ी गलती होती है जो आप करते हैं, लर्निंग, सीखना बंद करना। जब मैं इस दौर में लगातार फेल हो रहा था तो मैंने जिन बच्चों ने मुझसे गाइडेंस लेकर तैयारी शुरू की MPPSC की, UPSC की, मैं दोबारा से उन लोगों से फिर पूछा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। तो कभी भी खुद को इतना बड़ा मत समझिए, कभी भी दूसरे को इतना छोटा मत समझिए कि आप सीखना बंद कर पाएँ। तो हमेशा, भले ही आप टॉप कर रहे हैं, यहाँ पे आप फेल हो रहे हैं, लेकिन सीखते रहिए। तीसरा क्या होता है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपके आसपास जो लोग हैं जो फेल हो रहे हैं उनकी भी इज्जत करिए, क्योंकि जो अनुभव है जो वो अभी सीख रहे हैं वही आपके काम आता है। जब आप बड़े होंगे, आपका ग्रेजुएशन हो चुका होगा, आपको एहसास होगा कि जो दुनिया है बहुत स्वार्थी है, ये केवल सफलता देखती है। इस दुनिया में कभी आपके प्रयास कोई नहीं देखता। तो अपने तरफ से आप केवल इतना कर सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया बनाइए जहाँ पे लोग प्रयासों की इज्जत करें। जैसे ये दोनों भाई प्रयास कर रहे हैं, ये हिमांशु तिवारी और सात्विक तिवारी। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप खुद को बेहतर करने का प्रयास नहीं करेंगे, आप दोबारा फेल होते रहेंगे। तो हमेशा ऐसे हर व्यक्ति की इज्जत करिए जो संघर्ष कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो फेल हो रहा है, जो पास हो रहा है। कभी किसी सफल व्यक्ति के पीछे मत भागिए। हर सफल व्यक्ति की अपनी अलग कहानी होती है, आप अपनी अलग कहानी लिखिए। और अभी तो आप उस उम्र में हैं जब आपको फेल पास होने के सही मायने नहीं पता। जिस दिन आपका ग्रेजुएशन होगा उसके बाद से रिश्तेदार पूछना शुरू करेंगे, बेटा क्या कर रहा है, नौकरी लगी कि नहीं। तो वो जो संघर्ष होगा, वो जो दिन होंगे, वही सबसे महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए मैं आपसे आज भी कहूँगा, झूठ मत बोलिए, हर व्यक्ति से सीख के चलिए। और मैंने अपने जीवन में 7 से 8 इंटरव्यू दिए। कई बार तो ऐसा होता था, मुझे लगता था कि मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, तो कई बार मेंस से फेल हो गए, फिर प्री से, फिर इंटरव्यू से फेल हुए। आपके लिए तो ये नॉर्मल है 10th और 12th में नंबर कम आना, ज़्यादा आना, लेकिन जब आप करियर में आगे जाएंगे तो वो जो पूरा चक्र होगा कि आप इंटरव्यू से फेल हुए, फिर दोबारा से आपको, जैसे ये ना, तो दोबारा से ABCD पढ़ने पड़े आप 12th में, और दोबारा से आपको ABCD शुरू करना पड़े, तो यही होता है। तो इसलिए आज आपके पास समय है, खुद से वादा करिए कि हम हर क्लास बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम कर सकते हैं वो है झूठ बोलना अवॉइड करिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो आज हो सकता था IAS होते, टॉप करते पूरे देश में, लेकिन वो झूठ के भंवर जाल में इतने फंसे हुए हैं कि आज भी अपने जो सच है वो देख नहीं पा रहे हैं, और आज भी वो उस असफलताओं के जाल में हैं। तो मैं अभी आप लोगों, जैसे आपने जो मेरा परिचय है उसमें आपने देखा होगा, उसमें JRF लिखा हुआ है, आपने कुछ ने देखा होगा, है ना। तो पता है आपने पढ़ा, किसी ने क्या फॉलो किया ना। देखो बेटा, क्या होता है कि अभी तो आपकी उम्र कम है। जब आप 12th पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद बहुत से ऐसे फील्ड हैं जो आपके आगे खुलेंगे। आपको हिमांशु और सात्विक आपको बताएंगे लगातार। तो बस मेरा यही कहना है कि जितना हो सके बेहतर पढ़िए, समझिए और झूठ बोलना बंद करिए। बाकी आप लोगों के कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए। कोई सवाल आप लोगों के? सक्सेस जर्नी क्लियर नहीं आया, दोबारा बोलिए। सक्सेस जर्नी आपकी कैसी हुई? मैं भी यही बता रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण जो काम मैंने किया वो है कि मैं लगातार सीखता रहा। देखो क्या होता है, जब आप फेल होते हो, फेल होने के बाद आपकी पूरी मेहनत पे सवाल उठते हैं। आपने पढ़ाई की भले ही ना की हो, लेकिन दुनिया आपको इस बात के लिए आरोपित करती है कि आपने पढ़ाई सही से नहीं करी। तो हमेशा बस मोटिवेट रहिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। मैं जब फेल होता रहा तो मेरे साथ ये चीज़ थी कि मेरे साथ कुछ बेहतरीन दोस्त थे जो केवल मुझे मोटिवेट करते रहे, पॉजिटिव रहे।
तो बस ये है कि आप जब फेल होते हैं तो आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए और आप खुद का सामना कर सके इतना साहस होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपको कब लगा कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है स्कूल के टाइम से? स्कूल के टाइम पे मैं बताऊं, आप लोग तो सेम मेरी उम्र के हैं। मैं सोचता था मैं एक दुकान खोलूँगा और वहीं पे बस यही चॉकलेट वॉकलेट बच्चों को देता रहूँगा, या मतलब चावल दाल चावल सावन आवन। तो मैं मेरा ये बचपन से ही सोचती कि बस जीवन सरल होगा। लेकिन जब आपको पता चलता है, जब आप बड़े होते हैं, कि ये दुनिया केवल आपकी सफलता देखती है। और सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आ गए 10th में 12th में। आपको एहसास होगा जीवन में एक दिन कि जिस 10th के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो जो 10th की मार्कशीट का केवल उपयोग इतना होता है कि उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करी जाती है। मायने रखता आपकी 45% है कि 95% है। तो वो जो मैं आपसे कह रहा था कि पढ़ाई का महत्व जो आपको समझ में आएगा कि आप कितने बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति वो भी शिक्षित है जो चोरी करता है, एक व्यक्ति वो भी शिक्षित है जो IAS है, जिसने इंडिया टॉप किया है। तो शिक्षा जब तक आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं ला रही है, आपको सही दिशा में सोचना नहीं सिखा रही है, अगर शिक्षा के बाद भी आप गालियां दे रहे हैं, शिक्षा के बाद भी अगर आप झूठ बोल रहे हैं, शिक्षा के बाद भी अगर आप जातिवाद कर रहे हैं, शिक्षा के बाद भी अगर आप चोरी कर रहे हैं, तो ये शिक्षा महत्वहीन है। तो मुझे जिस दिन मैंने कॉलेज में एंट्री ली और मैंने प्रिंसिपल साहब का कमरा देखा, उस दिन मुझे लगा कि मुझे भी कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है। तो वो मेरे लिए पहला दिन था जो ग्रेजुएशन में। तो उस दिन मुझे लगा कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई और सवाल बताइए पूछो। JRF ये होता है जूनियर रिसर्च फेलो। देखिए क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, लाइक MA MCOM MSc, उसके बाद क्या होता है, एक पेपर होता है, UGC नेट लेता है। तो उस पेपर में क्या होता है, जैसे मेरा विषय राजनीति विज्ञान है, तो हर विषय में पूरे देश में कुल जो 1% जो बेस्ट, जो उस पेपर में सबसे अच्छा स्कोर लाते हैं, उनको सरकार 5 साल में 35 लाख रुपए देती है PhD करने के। तो अभी फ़िलहाल JRF का मतलब जूनियर रिसर्च फेलो। सरकार में मेरे पढ़ने उठने बैठने चलने हर चीज़ का पैसा सरकार ही देती है। सरकार मुझे अगले 5 साल में 35 लाख रुपए देगी PhD करने के लिए, कुछ नई खोज करने के लिए। तो ये होता है JRF। जैसे अगर किसी को ये जो आपने बताया उसमें एंट्री लेनी होगी तो उसको पूरा प्रोसेस, आपको सबसे पहले तो आपको मास्टर्स करना होगा। मास्टर्स के बाद जो NTA है वो एक एग्ज़ाम लेती है, इसको नेट JRF एग्ज़ाम बोलते हैं। आप उस एग्ज़ाम में अगर आप टॉप 6% में आ रहे हो तो आपको नेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। और उस सूरत में ये होगा कि देश में कहीं भी जहाँ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा उसमें आप बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जब आप उसमें टॉप 1% में आ रहे हैं तब आपके पास JRF होगा। और बेसिकली इसका उद्देश्य ये है, जैसे मान लीजिए मेरा तो विषय राजनीति विज्ञान है, अगर कोई साइंस में, कोई बायोलॉजी में कोई नई रिसर्च करना चाहता है तो सरकार उसके पूरी रिसर्च का पैसा खर्चा उठाती है। साथ ही साथ जब रिसर्च के दौरान आप कहीं जाते हैं, देश में कहीं भी रुकते हैं, तो सरकार आने जाने रुकने का हर चीज़ का पैसा सरकार ही देती है। टोटल उनका पैकेज होता है 35 लाख का। 35 लाख आपको 5 साल में देते हैं। तो ये प्रोसेस, उसका मिनिमम मास्टर्स होना चाहिए। कोई और सवाल? आपने 2022 में MP टास्क क्लियर किया, MPPSC, हाँ। अभी तक आपने कितने चेंजेस किए, मतलब अपनी रिसर्च फील्ड में कितने इम्प्रूवमेंट की है? देखिए ये चीज़ें मुझे पता नहीं आप लोगों को कितनी समझ में आएंगी। जब आप समाज विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं तो जो मेरा जो टॉपिक है वो है बुद्ध के दर्शन का राजनीतिक आयाम। क्या होता है, कुछ चीज़ें जो इतिहास में खोई हुई हैं, तो मेरा काम उन चीज़ों को खोजना है। अब खोजने का तरीका ये हो सकता है या तो मैं बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ूँ, नहीं, खोजने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल साइट, जो उसका विषय अलग होता है, हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में कुछ करते हैं, और मेरा चूँकि पॉलिटिकल साइंस है तो मेरा जो सोर्स होगा वो सोर्स होगा जो पुरानी किताबें हैं, जो और भी लेखकों ने किताबें लिखी हैं। तो फिलहाल जो मेरा काम है 1000-1500 के आसपास किताबें पढ़ना। उसके बाद से जो मेरा जो टॉपिक है कि बुद्ध के दर्शन का राजनीतिक आयाम, कि बुद्ध ने पॉलिटिकली कितनी बातें कहीं, उनको एक साथ समराइज करना। तो ये अलग फील्ड है पूरी। कोई और सवाल आप लोगों का? पूछिए। पूछो। सर एजुकेशन का सर मेन मोटिव क्या होना चाहिए सर? कि हमको किस मोटिवेशन से पढ़ना चाहिए? पैसों के लिए, इंसान बनने के लिए। इससे बड़ा और कोई मोटिव हो नहीं सकता। इंसान बनने का मतलब है कि आप दूसरों के प्रति दया का भाव रखें और हर व्यक्ति का कल्याण का भाव रखें, बस यही होना चाहिए। इसके अलावा पैसा तो देखिए, पैसा तो भिखारी भी कमाता है, वो एजुकेट होना हो मायने नहीं रखना। तो पैसा कमाना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ये कि आप बेहतर इंसान बन सकें, हर व्यक्ति की इज्जत करें, हर व्यक्ति को सम्मान के नज़र से देखें।
बस यही शिक्षा का बेसिक उद्देश्य है। सर जैसे हम सर आपने कहा कि एक भिखारी भी पैसा कमाता है, तो सर पैसा जैसे हम नहीं कमाएंगे तो सर हमारे घर वाले रिश्तेदार तो भी कहेंगे कि पैसा क्यों नहीं कमाए, सर इज्जत से क्या होगा? देखो पैसा दो लोग कमा रहे हैं, भिखारी भी कमा रहा है और मैं भी कमा रहा हूँ। तो आपका जो माध्यम होना चाहिए एक पैसा कमाने का, वो एक वाइट कॉलर जॉब जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। आप बढ़िया पढ़ के आगे बढ़िए अच्छी जॉब करिए, तो ये एक माध्यम। पढ़ाई के दौरान पैसा आ जाएगा, पढ़ाई से पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसे के लिए पढ़ाई करना ये अलग बात है। तो पैसे के लिए पढ़ाई नहीं करनी है ना। चोरी करने वाले के पास भी पैसा होता है। तो आपका कोई और पूछो। मुझे आप अपने सब्जेक्ट से पूछ सकते हो। तो वो 10th 12th में अच्छे परसेंट कैसे लाएंगे? 10th 12th अच्छे परसेंट कैसे? लिखने का तरीका तो बता दीजिए। सर आंसर राइटिंग यार देखो 10th और 12th में मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं वो राइट व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको ये बात बताऊँ। वो आपको हिमांशु बताएगा, सात्विक बताएगा। मैं इतना बता सकता हूँ कि आप पढ़ें कैसे। पढ़ने के नाम पे अगर आप केवल मम्मी पापा को दिखा रहे हैं या पढ़ने के नाम पे, देखिए मैं अक्सर एक लाइन कहता हूँ कि आज के समय पढ़ना बहुत कठिन है और बहुत आसान है। कठिन इसलिए है क्योंकि आप जब आप मोबाइल खोलते हैं रील की कब 30 सेकंड की रील कब 3 घंटे चलेगा आपको पता नहीं चलता। डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। हाँ, और सरल भी इसलिए है क्योंकि बाकी सभी लोग रील्स देख रहे हैं, है ना। तो बाकी सब डिस्ट्रैक्टिव है, इसलिए आप जितना हो सके आराम से पढ़िए। आप देख लीजिए अगर दूसरा व्यक्ति आपके सामने 3 घंटे रील देख रहा है तो आप 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लीजिए। बहुत सरल है आज के समय पढ़ाई करना। आपको पता है नंबर डालना इतना आसान है क्योंकि जरा से बच्चे 4-5 साल के बच्चे भी आजकल मोबाइल में ही घूमे। तो बढ़िया, आप तो बस मोबाइल से दूर रहिए और इसी में आपकी सफलता है। जितना आप मोबाइल से दूर रहेंगे उतनी सफलता आसान है। एमपीपीएससी में प्रीलिम्स के लिए जीके और करंट अफेयर्स कैसे तैयार करने चाहिए? गलतियाँ स्वाभाविक होती हैं, वो नहीं करनी चाहिए। देखो जीएस के लिए कुछ बेसिक किताबें होती हैं, जैसे एमपीपीएससी जैसे केवल एमपी के लिए आप परीक्षा दाम की बुक ले लीजिए, उसको कंठस्थ लाइन बाय लाइन करना है। एमपी का कोई भी एग्जाम है उसमें एमपी का पोर्शन तो आ ही रहा है। जैसे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर दिया उसमें भी आया, मैंने एमपीपीएससी के 3 इंटरव्यू दिया उसमें भी आया। बाकी जीएस के लिए डिपेंड करता है कि जैसे आप हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं तो पहले ओल्ड एनसीईआरटी पूरी कवर करिए, उसके बाद आपके पास समय बचता है तो फिर स्पेक्ट्रम की बुक लीजिए, है ना, या फिर दृष्टि आईएएस के आप नोट्स मंगाइए। साइंस के लिए आप 9th और 10th, देखिए मैं कमाल की बात आप लोगों को बताऊं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, सिविल सर्विसेज की, हम लोग लौट के 7 से लेकर 12th तक की किताबें फिर पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो आप जो आज पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, तब आपके काम आएगी, नहीं तो लौट के फिर पढ़ना पड़ेगा। आईएएस की तैयारी में बच्चे इसलिए फंस जाते हैं कि उनको 7 से लेकर 12 तक की किताबें दोबारा 2 से 3 साल लगते हैं दोबारा पढ़ने में। इसलिए आज आप जितनी अच्छी तरह से किताबें पढ़ेंगे उतनी ही आपको आगे करियर में आसान होगा। तो वही अगेन एनसीईआरटी आपको सभी पढ़नी है, सभी जीएस के सब्जेक्ट के लिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स जो अलग है उसके लिए लाल और लाल की किताब लेनी है जो बहुत फेमस बुक है। और करंट के लिए तो जो भी एक माध्यम हो सकता है, लेकिन न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। मैं सजेस्ट करूँगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। तो आपको अलग से कोई मैगजीन नहीं लेनी पड़ेगी। सर मैं बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ तो मेरे को एक चीज़ पता पड़ती है। जैसे बच्चे बताते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आता मैं लाइफ में क्या करूँ। जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी को देख लिया तो मुझे क्रिकेटर बनना है, शाहरुख खान को देख लिया तो हीरो बनना है, ऐसे उनका चलता है। तो फिर कैसे डिसाइड करें? पेरेंट्स कहते हैं इंजीनियर बनना। देखो अभी आपको करियर ऑप्शन के बारे में पता भी नहीं है ज़्यादा। आपने सचिन तेंदुलकर देखा तो आपको लगा सचिन बनना, सचिन बन चुके, सचिन हो चुके, शाहरुख खान बन चुके। आप जो हो सकते हो, जैसे आपका नाम क्या है? भावना। तो आप बेहतर भावना बनिए। आप एक ऐसा लैंडमार्क स्थापित करिए जाकि बाकी दूसरे लोग भावना बनना चाहें। तो यही है। लेकिन हाँ, करियर ऑप्शन आपको जितने बेहतर, ये हिमांशु बता सकता है। मैं आपको ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन उसके बाद के करियर ऑप्शन बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, यूनिक रखिए, अपने हिसाब से रखिए। भैया क्या कह रहे हैं, पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रही, उससे बेहतर ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझिए। अभी तुम्हारी उम्र नहीं आई, 12th हो गया? कौन सा सब्जेक्ट है? पीसीएम है। इंजीनियरिंग करने के बारे में सोचा है? नहीं, फिर पीसीएम क्यों लिया था? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है अपन को? बीटेक करना है कि बीएससी करना है? कुछ एक तो होगा ना लाइफ में पर्पस की, क्या करना है? कुछ भी नहीं पता। किसी चीज़ में मन लगता हो, कुछ में तो मन लगता होगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी। अरे मन तो लगता होगा ना किसी में। पहले सोचा था एक बार बीटेक के बारे में, हाँ। एआई कंप्यूटर साइंस, फिर पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले यार खुद आराम से बैठो, खुद से बात करो, 12th के एग्ज़ाम दे लो उसके बाद कि
कि आपको क्या करना है, क्या कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी समझो, करियर ऑप्शन और भी देखो तो आपको समझ में आएगा। तो पहले खुद से बात करो, वो ज़रूरी है। सर जैसे सर बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं यूपीएससी का सबके लिए, सर मेरे को मेन दिक्कत आती है, मैं भी जब पढ़ता हूँ चीज़ को कंटेस्ट करता हूँ तो फोकस की दिक्कत आती है, फोकस बहुत डिस्टर्ब रहता है उसके लिए हिमांशु और मैंने एक काम किया था, हम दोनों विपස්සना गए थे, है ना। तो देखो फोकस ना होने के कारण बहुत से हो सकते हैं, पहले तो कारण को समझो कि किस कारण से फोकस नहीं हो पा रहा है। देखिए मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, हर हाल में बनना था, इसलिए मेरा फोकस ना होने का कोई कारण ही नहीं बनता मेरे लिए। तो पहले आप पर्पस तो समझिए कि आपका फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है, वो कारण क्या है। जब आपको कारण समझ में आ गया तो हल भी मिल जाएगा। तो बहुत आसान, हाँ, लेकिन मैं मोबाइल से दूर रहा हूँ। जैसे मैं अभी भी, मेरा सप्ताह में एक दिन नो मोबाइल डे होता है, मैं मोबाइल को पूरे दिन टच नहीं करता हूँ। तो ऐसा आप करिए, कुछ तो हो सकता है, जिसको मोबाइल बास कहते हैं, जो भी कह सकते हैं। सर जैसे अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ नीट का ही पेपर देना पड़ेगा, कोई ऐसा गवर्नमेंट प्रोसेस नहीं है जिसमें आप गवर्नमेंट सर्विसेज के उसमें बायो के थ्रू जा सकते हो, तो ऐसा कोई प्रोसेस? नहीं, बिल्कुल है यार। तुम जैसे अभी 12 चल रहा होगा ना, 12 पास है, उसके बाद बीएससी कर रहे होगे। नहीं सर, अभी नीट की तैयारी कर रहा हूं। नीट की तैयारी, हाँ ठीक है। तो नीट इवन एमबीबीएस के बाद या फिर बीएससी के बाद आप तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए, यूपीएससी की तैयारी करिए, एमपीपीएससी की तैयारी करिए, बहुत से करिए ऑप्शन है। जैसे मेरी तरह आप बीएससी के बाद एमएससी करिए, नेट निकालिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। तो ऑप्शन बहुत हैं। आप ये मत देखिए कि बीएससी का मतलब, बायो का मतलब केवल डॉक्टर ही है। तो ऑप्शन बहुत हैं। सर इंजीनियरिंग के साथ कैसे होता है? वो सारे ऑप्शन देखिए, क्या होता है कि 99% गवर्नमेंट जॉब्स में केवल बैचलर डिग्री चाहिए होता है। अब वो बैचलर का मायने ये है, चाहे वो बीए हो या बीटेक हो, आपने एमएलबी कॉलेज से बीए किया हो या आईआईटी दिल्ली से किया हो, तो उसमें ग्रेजुएशन का मायने उतना ही। उसके बाद सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, है ना। उसके बाद कुछ भी आप कर सकते हैं। इवन आपने बीटेक आईआईटी से किया, उसके बाद एमएलबी कॉलेज से एमए कर लीजिए, तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो मुद्दा केवल उसके बैचलर होने या मास्टर्स होने का है। मैंने इसलिए चूज़ करी क्योंकि मैं एक बेहतर भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं ऐसे देश का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ बच्चों को शिक्षा का मतलब इतना न लगता हो कि इन्होंने 12th या ग्रेजुएशन पास कर ली। देखो, जब पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं ना कि हेलमेट लगाइए, एक ग्रेजुएट बच्चा है, 12th बच्चा है, तो फिर ये गलत है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आया कि आपको हेलमेट लगाना चाहिए, तो फिर दिक्कत है। तो मैं ऐसे देश का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, महिलाओं की इज्जत हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, और जहाँ जाति धर्म का भेदभाव ना हो। तो इसलिए मैं इस फील्ड में हूँ। कोई और? सर जैसे आप सबने बताया था कि आपकी बुक भी मार्केट में मिल जाती है, कौन सी बुक है? देखो यार, वो दोनों को फ़िलहाल तो एडिशन चल रहा है, दोबारा नया एडिशन जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। लास्ट एडिशन तो अभी स्टॉप है, रुका हुआ है। कोई और सवाल हो तो बताइए। सर जैसे मैंने अभी सोचा है कि मुझे एसएससी करना है, सोचा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो अभी जो आप कर रही हैं ना 11th 12th, उसको बहुत अच्छे से करिए। एसएससी में भी दोबारा क्या होगा, जीएस होगा। जीएस में अगेन वही 7 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी जो आपकी पढ़ाई है उसको बहुत बेहतर करिए। गणित में बहुत अच्छी रुचि रखिए, गणित में जितना जानना हो सके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, नए टेक्निक से सॉल्व करिए। मैथ की बुक है, सर ने मंगवाई थी, वो शारदा पब्लिक एसएससी पाती ना, वो वाली अभी तो वो चल रही है। मतलब अभी आप पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन एक तो देखो, 2 तरह के एसएससी होते हैं, एक जो 12th के बाद वाला होता है और दूसरा जो एसएससी सीजीएल। तो आप डिसाइड करिए आप किस फील्ड में जाना है, उसके बाद बहुत आसान है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आज जो आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इसको मत छोड़िए अभी, है ना। कोई और सवाल हो आप लोगों का? हाँ बताइए। बहुत से लोग क्या है कोचिंग लगाते हैं ज़्यादातर स्टडी करने के लिए, निर्भर करता है कि आप घर पे कितना पढ़ पा रहे हैं। क्या आपकी जब डाउट्स आते हैं तो आप उसके बाद क्या करते हैं, मुद्दा ये है। अगर डाउट्स आता है आपके पास, आपके माता पिता सॉल्व करने के लिए नहीं है, तो कोचिंग लगाइए। कोचिंग कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं आवाज़ नहीं सुन पाया आपकी। स्टडी को मिनिमम कितना टाइम लेना चाहिए? जितना आपको पर्याप्त लगे। ये सवाल इसलिए बेकार है। अगर आप घड़ी से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है, आप किताब से पढ़िए। आपका जो टारगेट है डेली का टारगेट तय करिए। और मिनिमम 2 आवर्स ही निकाल पाती हूँ, तो मुझे लगता है शायद कम है। नहीं, जब आप जॉब के साथ क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है आपके पास वही 2 घंटे हैं। फिर वो 2 घंटे आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। एक व्यक्ति इसके पास 24 घंटे हैं, मुझे लगता है कि पूरा दिन डला है, पढ़ ही लेंगे, तो वो अंतर है। जॉब क्या आप मतलब क्या तैयारी क्या कर रही हैं आप? तैयारी मैं एसएससी प्लस बैंकिंग की कर रही हूँ, बस सोच रही हूँ पीएससी की भी करूँ। बैंकिंग के लिए 2-3 घंटे बहुत हैं।
मोर देन इनफ है। तो बड़ी अच्छे से करिए फोकस, है ना। लेकिन घड़ी से मत पढ़िए, अगेन वही आप अपने टारगेट सेट करिए, टारगेट पूरे हो चाहे 2 घंटे में हो रहे हैं 4 घंटे में, टारगेट के हिसाब से पढ़िए अपने, है ना। कोई और सवाल, कोई और सवाल, कोई और? सर जैसे बच्चे यूपीएससी एसएससी करता है तो ज़रूरी है उसके लिए कोचिंग लगाना है कि नहीं? देखो आज इंटरनेट के ज़माने में ना अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे 100 ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो कोचिंग ज़रूरी नहीं, ज़रूरी आपकी अप्रोच है। कोचिंग से क्या होता है, गाइडेंस मिलता है, एक दिशा बताने वाला मिल जाता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, मैं आपको बता सकता हूँ पीएससी कैसे जाएँ, क्योंकि मैं अब जैसे सात्विक आपको बता सकता है IIT में कैसे जाएँ, हिमांशु को बता सकता है कैसे। तो ये जो गाइडेंस है ना, यही कोचिंग का मूल उद्देश्य होता है। आपको गाइडेंस, आपको जैसे मैं आपको बता सकता हूँ मैंने क्या गलती करी, आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, यही कोचिंग वाले आपको बताते हैं। कोचिंग ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग पर निर्भर नहीं होना है। आप सही गाइडेंस मिल जाए, जैसे ये दोनों भाई बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, तो इस गाइडेंस की ही वैल्यू होती है ना। उसके बाद करना सब आपको ही है। कोई और सवाल, कोई सवाल और? पूछ लो, पूछो। मेरे को बताओ, सर आए तुम्हारे पास इतना समय निकाल के, 2 महीने बाद चले जाएंगे ग्वालियर से। मैं पैसे देता हूँ आने के, यहाँ पे नहीं लिए बस। बताओ जल्दी बताओ। क्या के लिए? CUET के लिए नॉर्मल यार, ये तो सात्विक और हिमांशु आपको बेहतर बताएंगे, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये दोनों हैं बताने के लिए। सर मेरे को एक प्रश्न था, कुछ टाइम में पूछना चाहता था, जैसे आपने जॉब छोड़ दिया था SSC का आपने, हाँ, तो उस वक्त आपने निर्णय कैसे लिया और अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ? अगर मैं जॉब ज्वाइन कर लेता तो ज़रूर मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है और मैं UPSC क्रैक कर सकता हूँ, IAS बन सकता हूँ। SSC की जॉब छोड़ना सर बहुत मुश्किल? 2 छोड़ी हैं उस समय, ग्रेजुएशन के साथ ही 2 छोड़ी हैं उस समय। देखो क्या होता है, जब आपका विजन कितना बड़ा है मायने नहीं रखता। अगर आप देखिए, जिन लोगों को फल खाने होते हैं वो पत्ते नहीं उठाते। तो बस वही मेरा एक सीमित मोटिव था, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और बनना है। मुझे लगता था मैं बहुत आसानी से बन जाऊँगा। उस समय चूँकि घमंड भी ज़्यादा था, असलियत पता नहीं थी। हाँ, लेकिन आज भी मौका आता तो मैं दोबारा छोड़ देता, क्योंकि वो मेरे विजन का हिस्सा ही नहीं है। मुझे जो करना है, जिस तरह का देश है, समाज बनाना है, तो उसमें यही या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या वो, तो मैं दोबारा भी छोड़ सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति फोकस होना चाहिए। छोटी चीज़ें तो बहुत आएंगी जीवन में, तो वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। फिर जैसे मेरे पास JRF था, मैं चाहता तो पिछले 3 साल से मेरे पास आज 20-25 लाख रुपए आराम से होते, लेकिन मैंने इसको 3 साल एक्सपेंड किया। क्यों मेरा लक्ष्य केवल JRF नहीं था, ये 35 लाख नहीं था। मेरा लक्ष्य था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है। तो बस वो है लक्ष्य के लिए, बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। और कोई सवाल बताइए? हाँ पूछिए। आप पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं? देखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो आप हासिल करेंगे, चाहे आज से लेकर भले ही आप देश के राष्ट्रपति बन जाएं, तब भी आपके पास कुछ बेहतरीन दोस्त होने चाहिए। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके पास बेहतरीन दोस्त हैं, जैसे मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा है, हिमांशु भाई हैं, 2-3 दोस्त हैं, एक धर्मेंद्र मौर्य है, संदीप भाई हैं। तो ये जो लोग हैं, इनसे अगर मैं 10 मिनट भी बात कर लूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन कवर हो गया। तो बस यही है महत्वपूर्ण, कि आपके पास अच्छे लोग हों, तो आपको खुद के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग आपस में देखिए, एक ऐसा व्यक्ति हो आपके साथ जो ये आपके मुंह पे कह सके कि बेटा आप ये गलत कर रहे हो, या दोस्त आप ये गलत कर रहे हो। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए जो सच बोलते हो और आपके भला चाहते हो, आपसे जलन ना रखते हो। ठीक, तो बस यही महत्वपूर्ण। हाँ, नहीं, ऐसे लोग मिलेंगे। अभी उम्र बहुत कम है तुम्हारी, अभी तुम्हें मिलेंगे, निश्चिंत रहो, मिलेंगे, लोग मिलेंगे। तुम बनो किसी के जीवन का ऐसा व्यक्ति, तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। अगेन वही कि अलग अलग है। जैसे आप प्री के लिए एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी के लिए आपको परीक्षा दाम के लिए होगी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपको स्पेक्ट्रम के लिए नहीं होगी, ओल्ड एनसीईआरटी लेनी होगी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको न्यू एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी, क्लास 9th 10th और 11th की। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो लाल लाल की किताब लेनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो 9th और 10th की किताब लेनी पड़ेगी। और इन सब के साथ लूसेंट जो एक गाइड है, बेसिक सोर्स नहीं है, केवल गाइड है, तो उसको सपोर्ट रख सकते हैं। अब एक बार पर्याप्त समय है, अप्रैल में एमपीपीएससी का पेपर है, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, ये जो मैं किताब बता रहा हूँ कंठस्थ होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए।
जितनी भी मैंने आपको किताबें बताई, जैसे परीक्षा धाम बताई, NCERT बताई, कि आपको ये जब क्वेश्चन आए ना तो आपको क्वेश्चन देख के ये याद है कि वो पेज में कहाँ लिखा हुआ था। ऐसी होती है पढ़ाई, इससे नीचे कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे कंटेस्ट करने में आपको कितना समय लगा हर चीज़ को कंसिडर? निर्भर करता है मैं कब जागा था, मुझे कब लगा कि मुझे अब निकालना है, तो ये इस पर निर्भर करता है। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हें एग्ज़ाम निकालना है उस दिन तुम ऐसे ही पढ़ोगे। इसको फोटोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं। कोई जादू नहीं होता। जब आपका लक्ष्य एक टारगेटेड है ना कि मुझे ये करना है। अब जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन देख रहा था तो मैं हर व्यक्ति को ये बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कौन सी बुक से और कहाँ पे लिखा हुआ है। ये तब होता है जब आपको डेडिकेशन बहुत ज़्यादा हो, आपको पता हो कि आपके पास यही एक ऑप्शन है, आपको करना ही है, तभी खुद ब खुद हो जाता है। एक क्वेश्चन मेरा लास्ट है, तो आप फेल्योर को कैसे डील करते हैं? जैसे आपका कुछ सर्कल पूछता हुआ कि सम्राट जी क्या हुआ? आप लोग बहुत छोटे हो, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया उसके साथ ही साथ मेरा UPSC का ही पहला इंटरव्यू कॉल हुआ 21 साल की एज में। और कमाल की बात यह मैं अगले 3 से 4 दिन में दोनों ही इंटरव्यू फेल हुआ। मैं दिल्ली में 4th फ्लोर पर चढ़ा हुआ था, मैं नीचे कूदने वाला था, मैं सुसाइड करने वाला था। मुझे लग रहा था कि इस जीवन के मायने केवल ये एग्ज़ाम ही है। पर उस पॉइंट पे कुछ ऐसे, मैं अगेन वही बात की, कुछ महत्वपूर्ण दोस्त होते हैं आपके पास जो आपको बताते हैं कि जीवन केवल एक एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। तो वही सब असफलता को डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आपके पास आपके माता पिता हों, आपके बहुत बेहतरीन दोस्त हों और आपका सपना बड़ा होना चाहिए। जब आपका सपना आपसे बड़ा हो तो आप हर असफलता झेल जाते हैं। तो मुझे मेरे दोस्तों ने बचाया, मुझे एक बार नहीं कई बार बचाया। ऐसी स्थिति आई, डिप्रेशन में आया कि जब मैं अपने मानसिक संतुलन खो चुका, तब भी मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। रवि सामने खड़ा है, मेरे साथ हॉस्पिटल में 2-2 3-3 दिन रुकाया ये। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि आपके पास बेहतरीन दोस्त हों तो आपकी हर असफलता, आपकी हर चोट, सब कुछ आप आराम से पास कर सकते हैं। कोई और सवाल? हाँ सर, कुछ लोग जैसे अगर किसी को UPSC का एग्जाम ही क्लियर करना है, लेकिन उसमें अगर वो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो कोई और एग्जाम, जैसे मान लीजिए MPPSC क्लियर हो जाता है तो उसके अंदर जॉब लेके फिर UPSC की तैयारी करने लगता। देखो, मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या रही, मैं एट द सेम टाइम मैं जब यहाँ से गया तो मेरे पास MPPSC का इंटरव्यू कॉल था, मैं UPSC की तैयारी करने गया, मैंने UPPSC भी दिया, मेरा UP का भी मेंस दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे MP का इंटरव्यू दे रहा हूँ, साथ ही साथ UPSC भी दे रहा हूँ। तो मेरी जीवन की जो गलती है, जो मैं सबसे कहूँगा ना करें, एक टारगेट रखें, उसके आसपास के सारे एग्जाम भूल जाएं। तो अगर आपको UPSC देना है, अगर आपको लग रहा है तो 3 से 4 अटैम्प्ट पूरे दम से दीजिए। उन 3 से 4 अटैम्प्ट के बीच में ना आप MPPSC दें, ना UPSC दें, ना UPPSC दें, कोई भी एग्जाम ना दें। एक टारगेट रखिए, आप जो आपको लगे कि अब चूँकि फैमिली सपोर्ट उतना सीमित होता है, पैसा उतना सीमित होता है, तो उन 4 अटैम्प्ट के बाद आप दूसरा कोई एग्जाम देखिए, फिर अगेन दोबारा फाइट बैक करिए। जैसे जो बायो और मैथ्स का, जैसे बायो के लिए नीट का पेपर होता है तो काफी बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेके BSc करने लगते हैं बायो के, फिर अगले साल वो फिर से नीट का पेपर देते हैं। तो ऐसा करना सही है? बिल्कुल सही है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये कर क्यों रहे हैं। अगर आप अपने खुद के मोटिव से कर रहे हैं, मोटिवेशन आपका है, तो बिल्कुल करिए। लेकिन कोई और कह रहा है, भैया कह रहा है, फिर दिक्कत है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो डेडिकेशन है वो 100% नहीं हो पाया, क्योंकि ये आपके अंदर से आवाज़ नहीं आई थी, आपका प्लान नहीं था, और कोई दूसरा आपको 24 घंटे किताब लेके नहीं पढ़ा पाएगा। तो खुद से डिसीजन लीजिए और अपने डिसीजन पर अडिग रहिए। कोई और सवाल? तो देखो, आज की पूरी क्लास से आप लोग बहुत कम उम्र में हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3 गलतियां करी जीवन में। आपको वो 3 गलतियां नहीं करनी है। पहला, कभी भी ना खुद से झूठ बोलना है, ना दूसरा किसी से झूठ बोलना है, ये बात याद रखिए, ठीक है। दूसरा, हमेशा सीखते रहना है, लर्निंग कभी भी नहीं रोकना है। और तीसरा, कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, आप हमेशा कोई भी एग्जाम देंगे सफल हो जाएंगे। इन 3 के अलावा कोई चौथा सक्सेस का फॉर्मूला है ही नहीं। मेरे तरह आपको 8 साल बाद समझ में आएगा, या पहले दिन जो मैं आप अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। बताइए।